साल देश ध्रुव के राठी के आंतरिक बारे में क्या ख्याल है आपका? ध्रुव राठी तो जर्मन शेफर्ड, जब तक हमारे पास इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी पे पढ़ने वाले जो लोग हैं तब तक ऐसे जर्मन शेफर्ड्स भौंकते रहेंगे। पाकिस्तान में 4 प्रिंटिंग प्रेस थी, उसमें से एक प्रिंटिंग प्रेस में पाकिस्तानी रुपी छपते थे, बाकी 3 में भारत के छपते थे। फायरिंग करी, गाड़ी नीचे गिर गई। गिरने के बाद भी वो लोग वहाँ रुके नहीं, लोग मर चुके थे, उसके बाद भी उन्होंने फायरिंग करी, एक छोटे से बच्चे को भी नहीं छोड़ा। ये क्रूरता ना, ये टेररिज्म, मतलब क्या कहे, इट्स लाइक क्रॉसिंग ऑल द लाइंस। कौन अरविंद केजरीवाल, क्या हैसियत है? मुख्यमंत्री दिल्ली के, क्या है दिल्ली? यूनियन टेरिटरी, जिसके पास गटर साफ करने के अलावा और पानी सप्लाई करने के अलावा कोई ताकत ही नहीं है। आपने अगर देखा रहेगा तो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बारे में महबूबा मुफ्ती बोलिए, उमर अब्दुल्ला बोलिए, राहुल गांधी बोलिए, केंद्र सरकार को वार्न किया था, गलती से भी इसके बारे में मत सोचिए वरना खून की नदियां बहेंगी। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द राव्या सारडा पॉडकास्ट शो। आज हम जम्मू कश्मीर में जो हमले हो रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। हमने कश्मीर का टॉपिक पहले भी अभी रिसेंटली कवर किया है, लेकिन जो हाल ही में अभी जम्मू कश्मीर में इतने कंटिन्यूस टेरर अटैक्स हो रहे हैं, इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है, हिंदुओं की आस्था का स्थल अमरनाथ को भी नहीं छोड़ा गया है। हमने देखा कि अभी एक डिवोटीज़ की जो बस रियासी से जा रही थी, वहाँ पर भी आतंकवादियों ने हमला किया और कई लोगों को मारा। उसके बाद भी वो नहीं रुके, डोडा कैंप, आर्मी कैंप पर भी अटैक हुआ और कठुआ में भी अटैक हुआ। यही सब, इन विषयों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं विनीत नायक जी, जिन्हें आप भीकू मात्रे के नाम से ट्विटर पे जानते हैं और ये अपने बेबाक तरीके से जो ट्वीट करते हैं उसके लिए जाने जाते हैं। इनसे आज हम कई सारी बातें करेंगे, सो प्लीज़ वेलकम विनीत नायक। नमस्ते विनीत जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। विनीत जी, आज जैसे मैंने अभी बताया कि हम कश्मीर के बारे में बात करेंगे, तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि रियासी में जो अभी अटैक हुआ, प्राइम मिनिस्टर के शपथ वाले ही दिन, करेक्ट, उसी दिन रात को, क्या ये प्लान्ड अटैक था? क्योंकि पिछले 10 साल में तो ये अटैक सारे कम हो चुके थे, लेकिन उसी दिन होना, उसके बाद भी कंटिन्यूस अटैक्स होना, क्या ये प्लान्ड है या व्हाट इज हैपनिंग? ये डेफिनेटली एवरीथिंग प्लान्ड है और ये प्लानिंग है बेसिकली फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर जी। क्योंकि भारत की खुशनसीबी ऐसी है कि इतना प्यारा पड़ोसी हमने पाया है दोनों साइड पे। एक जगह पाकिस्तान है, दूसरी जगह पे चाइना है, तो ऐसे पड़ोसी अगर साथ में रहेंगे तो ये सब कुछ तो होता ही रहेगा। द ओनली थिंग इज हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर आपने देखा रहेगा राव्या जी, तो जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, दैट वाज 5 अगस्त 2019 जी, तो उसके पहले से केंद्र सरकार ने वहाँ पे जब राष्ट्रपति शासन लगाया था, प्रेसिडेंट रूल लगाया था, पहले बीजेपी और महबूबा मुफ्ती उनकी साथ में कंबाइंड सरकार वहाँ पे थी। बाद में फिर वो सरकार से बीजेपी ने समर्थन हटा लिया, फिर वहाँ पे कोई भी पक्ष अपनी सरकार बनाने के पोजीशन में नहीं था, तो बिकॉज ऑफ दैट फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो गया। जब से प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो गया तब से वहाँ की सिक्योरिटी ये कंप्लीटली बिना किसी इंटरफेरेंस ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में आई जी। और फिर अमित शाह जी ने गृह मंत्री होने के नाते उन्होंने वहाँ पे जो एक्शंस लिए, वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल के थ्रू वहाँ पे जो कुछ भी सिक्योरिटी वहाँ पे जो बढ़ाई गई, वी कैन से कि वहाँ पे टेररिज्म का खात्मा नियरली उन्होंने कर दिया था जी। आपने अगर देखा रहेगा तो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बारे में महबूबा मुफ्ती बोलिए, उमर अब्दुल्ला बोलिए, यहाँ तक कि राहुल गांधी बोलिए, इन्होंने केंद्र सरकार को वार्न किया था कि गलती से भी इसके बारे में मत सोचिए वरना खून की नदियां बहेंगी। खून की नदियां छोड़िए, मुझे तो कोई नहर भी बहते हुए नहीं दिखी। कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के पहले ही मिलिटेंसी का इतना जबरदस्त खात्मा अपने भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने कर दिया था। उसके बाद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जब हुआ तभी भी वैली में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रखी गई थी, जिसकी वजह से बाद में वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ जी। अब ऐसे हालत थे कि बिफोर 2014 अगर आपको याद रहेगा, भारत में, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ, मेनलैंड भारत की, अगर सपोज कहीं आतंकवादी हमला एक दिन नहीं हुआ तो वो न्यूज़ बना करती थी जी। लोग बोलते थे अरे वाह कल कुछ हुआ नहीं। ट्रेन में या बस में बैठने के बाद
ट्रेन आने वाले स्टॉप की अनाउंसमेंट कम होती थी जी। और सीट के नीचे झांक के देखिए, ऊपर झांक के देखिए, बाजू वाले को देखिए, इसके वाले को देखिए, ये अनाउंसमेंट ज़्यादा होती थी। ये सब कुछ 2014 के बाद बंद हो गया, करेक्ट। क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी उतनी टाइट की गई। तो ऐसे हालातों में अब आप देखिए कि एब्रोगेशन करके 5 साल कंप्लीट होने को आए। अभी 5 अगस्त को 5 इयर्स कंप्लीट होंगे। जी। जब इतने 4.5 साल में जब मिलिटेंसी इतनी खत्म हो गई थी, छुटपुट घटनाएं होती रहती थी, फिर तुरंत आर्मी एक्शन लेके फिर वो टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर देती थी। यहाँ तक बोला जाता है कि हमारे जो अननोन मेन हैं, द मेन विदाउट यूनिफॉर्म, उन्होंने पाकिस्तान में जाके कुछ कचरा साफ किया। पाकिस्तान भी इस बात पे रो रहा है, कांग्रेस भी इस बात पे रो रही है कि कैसे हम क्रॉस बॉर्डर करके ऐसे कर सकते हैं। बट एनीवेज, भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सब कुछ केंद्र सरकार कर रही है। 4.5 साल में अगर इतनी सारी घटनाएं नहीं हुई तो अचानक से आप सोचिए 9 जून जब प्रधानमंत्री जी का शपथ विधि हुआ तब से लेके आज तक कंटिन्यूअस 3 घटनाएं। जी। ये प्लान नहीं है तो क्या है? किसने किया ये? ऑब्वियसली इसमें सपोर्ट तो अक्रॉस द बॉर्डर ही आता है। फिर वहां पे तो इतने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भरे हुए हैं, फिर लश्कर ए तोयबा बोलिए या फिर जमात ए मुजाहिदीन बोलिए, कुछ भी बोलिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके पीछे की जो ताकत है वो इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशंस ने ओन अप किया है वो तो एक्चुअली रावे जी एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये आतंकवादी हमलों में ये जो ओन अप करने का जो काम होता है वो एक्चुअली उनका मार्केटिंग होता है कि अगर सपोज जो ओन अप करता है उसको नेक्स्ट टाइम ऐसे अच्छे ऑर्डर्स और आते हैं जी। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, टेररिज्म इज एक्चुअली बिजनेस एंड इट्स अ मोस्ट ल्यूक्रेटिव बिजनेस। इसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व है। तो अब जो बिजनेस चलाता है उसको प्रॉफिट्स कैसे मिलेंगे? अगर चीप लेबर मिलेगा तो प्रॉफिट्स मिलेंगे। करेक्ट जी। तो वो चीप लेबर मिलने के लिए फिर क्या होता है? फिर नाम दिया जाता है जिहाद का, फिर नाम दिया जाता है और किसी रूहानी ताकतों का, फिर धर्म के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से। मैं कहीं भी किसी भी टेररिस्ट को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। द बिगेस्ट बिजनेसमैन इन टेररिज्म वाज ओसामा बिन लादेन। ये हकीकत है। तो जो कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये लोगों को रेडिकल बना के अपना काम निकालते हैं, लेकिन एक्चुअली उनका काम है बिजनेस। तो अगर सपोज कल मान लीजिए, से फॉर एग्जाम्पल मैं ट्यूशंस लेता हूं, अगर मेरा स्टूडेंट कोई अगर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए तो मैं एडवर्टाइज नहीं करूंगा। करेक्ट। तो बस यही बात है, क्योंकि अगर मैं एडवर्टाइज करूंगा तो कल मेरे पास और 10 स्टूडेंट्स आएंगे। तो वही चीज अगर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजमेंट करते कि हाँ वी ओन अप, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम उनके पास और काम आएंगे। अब ये काम कहां से आएंगे, अक्रॉस द ग्लोब कहां से आएंगे, दैट वी कांट से। ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स। This is how it works, actually. And that is why to deal with these terrorist organizations, our intelligence agencies also have to act professionally. So, उनका बिजनेस है और हमारी ड्यूटी है, तो वो हिसाब से ये काउंटर हमेशा चलता रहता है। अब भारत में हमेशा अस्थिरता रहे, भारत में कश्मीर हमेशा सुलगता रहे, यही तो कश्मीर, यही तो पाकिस्तान चाहेगा। तो बेसिकली ISI is never going to allow भारत सरकार to sleep peacefully. वो हमेशा ऐसे आतंकी हमले करते रहेंगे और हमें उसके साथ सामना करता रहना पड़ेगा। क्या मैसेज देना चाहते थे स्पेशली उसी दिन? उसी दिन अगर आप सोचिए कि भारत जैसी वैश्विक ताकत का प्रधानमंत्री कंटिन्यूअस तीसरी बार जीत के आए हैं और वो शपथ लेते हैं, उस वक्त अगर ये आतंकवादी हमला होता है तो क्या भारत सरकार कमजोर नहीं दिखेगी? इसमें देखिए रावे जी, एक चीज, आज की तारीख में नेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये दोनों मिक्स हुए हैं। ये इस तरह से मिक्स हुए जैसे दूध में शक्कर। आप उसमें से एक बार दूध में आपने शक्कर घोली, फिर वो आप अलग से निकाल नहीं सकते। वैसे ही लेट मी टेल यू नाउ, दिस इज नॉट आवर सब्जेक्ट राइट नाउ, बट लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, 2024 इलेक्शन जो मोदी सरकार ने जो अभी जीता है, दिस 2024 इलेक्शन wasn't BJP versus opposition. It was BJP under Modi ji versus opposition backed by global powers. Okay. आप जरा मुझे बताइए, कौन अरविंद केजरीवाल? क्या हैसियत है?
मुख्यमंत्री, किस चीज के मुख्यमंत्री? दिल्ली के। क्या है दिल्ली? यूनियन टेरिटरी, जिसके पास गटर साफ करने के अलावा और पानी सप्लाई करने के अलावा कोई ताकत ही नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? लॉ एंड ऑर्डर सेंटर के पास, लैंड लॉस सेंटर के पास, उसके बाद फिर आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल मेन डिसीजन सेंटर के पास। आपके पास क्या है? दिल्ली इज लेजिस्लेटिव यूनियन टेरिटरी, नॉट अ स्टेट। तो एक फुल फ्लेज स्टेट के पास जो पावर्स होते हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है, क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल है। तो लॉ एंड ऑर्डर ये सेंटर के हाथ में ही होनी चाहिए। वरना आप सोच सकती हैं कि अगर सपोज मान लीजिए कोई देशद्रोही अगर वहां पे सीएम बन के बैठा तो वो किस तरह से हमारे नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लैंड लॉस सेंटर के पास ही होने चाहिए। कल अगर सपोज सेंटर की जो जमीनें हैं उनके साथ अगर इन्होंने कोई खिलवाड़ किए, नियम बदले तो क्या करेंगे? सो लुकिंग एट दिस, अब दिल्ली सरकार के पास काम क्या है? गटर साफ करो, कचरा उठाओ, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, पानी का सप्लाई देखो, बिजली का सप्लाई देखो, मतलब बेसिक मूलभूत सुविधाओं के अलावा उनके पास कोई पावर नहीं है। तो ऐसे राज्य का, ऐसे यूनियन टेरिटरी का इतना छोटा मुख्यमंत्री, उसको अगर जेल डाला जाता है तो जर्मनी को ऐसी कौन सी चींटी काटती है कि उन्हें भारत की डेमोक्रेसी खतरे में दिखती है? यूएस क्यों इतना तिलमिला जाता है कि वहां से स्टेटमेंट्स आते हैं दैट वी वांट टू सी फेयर इलेक्शन हैपनिंग इन इंडिया? क्यों भाई, आपका क्या संबंध? एक केजरीवाल को आप अंदर डालते हो तो भारत का इलेक्शन इतना खतरे में आ जाता है। तो अब क्या हम ये कहे कि केजरीवाल को इनका सपोर्ट था? शायद इनकी कोई साजिशें थी जो नाकामयाब हुई इनको जेल में डालने की वजह से, इसलिए आप तिलमिलाहट में इतना खुल के बाहर आ गए। देयर इज समथिंग टू कनेक्ट द डॉट्स, करेक्ट? तो आप मुझे बताइए, सेकेंडली इतनी सारी न्यूज पहले भी चल रही थी, फॉरेन इंटरफेरेंस के बारे में बातें हो ही रही थी। यहां तक बात हुई है कि इस इलेक्शन में चाइना ने 7,000 करोड़ स्पेंड किए हैं ताकि मोदी वापस पंतप्रधान न बने। 7,000 करोड़, ये रिपोर्ट्स आए हैं। अब इसके बारे में मेरे पास कोई गवर्नमेंट एजेंसी के साथ कोई डायरेक्ट नेक्सस नहीं कि मैं उनके पास से रिपोर्ट निकाल के आपके दूं, लेकिन बहुत से न्यूज मीडिया में भी ये सब कुछ आर्टिकल्स आए हुए हैं। But there is no proof, right? मैं बात एक बोलता हूँ, हमेशा मानता हूँ, धुआं वही होता है जहां चिंगारी होती है, बिना चिंगारी के धुआं नहीं होता। इट माइट नॉट बी 7,000 करोड़, इट मे हैव बीन 700 करोड़, इट मे हैव बीन 7 करोड़, और इट may have been 70,000 crores. The matter is not about amount. The matter is about interference. चाइना का इंटरफेरेंस इस इलेक्शन में कैसे था? आपने वो न्यूज क्लिक की जो बात आपने देखे रहेगी, जो उसका फाउंडर है, एचआर हेड वगैरह, राइट नाउ जेल में है। किस बिना पे, किसके लिए? बिकॉज किस तरह से ये लोग मोदी सरकार को डिमीन करके, उनके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करके चाइनीज एजेंडा चला रहे थे। तो ये जब बात आई थी, इसीलिए वो लोग आज जेल में हैं। जी, करेक्ट? तो ये हुआ चाइना की इन्वॉल्वमेंट। अमेरिका, जर्मनी, वेस्ट, सबकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है वो भी रिपोर्ट्स बाहर आ चुके हैं। और इन सबका मालिक जॉर्ज सोरोस, उसने तो खुलेआम ये बोला था, माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू डिथ्रोन मोदी। जी। तो पिछले 10 साल से भाई साहब जिस तरह से एफर्ट्स कर रहे हैं, कौन सी दुनिया से वो छुपे हुए? तो अब आप ये सबको मिक्स कीजिए और अब आप देखिए कि ये इलेक्शन कौन सा था। ये मोदी वर्सेस भारत की अपोजिशन इंडिया अलायंस था ही नहीं, ये मोदी वर्सेस ग्लोबल लॉबी जिनकी तरफ से खेल रहे थे इंडिया अलायंस, ये इलेक्शन ऐसा था जी। तो पहले से कोशिश यही की जा रही थी कि मोदी जी वापस ना आए। तो क्या ये कहीं ना कहीं अटैक इसलिए हुआ कि मोदी जी के नाम को टैर्निश करना था या खराब करना था उनकी इमेज को, इसलिए किया गया था? वो उसका एक पार्ट है कि मोदी जी को अगर वापस लाने में अगर हम नाकामयाब, मतलब वापस न आने देने में अगर हम नाकामयाब होते हैं, तो एटलीस्ट ही शुड नॉट कम विद द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ओके।
तो मतलब क्या है कि इन शॉर्ट ही विल बिकम अ वीक पीएम। अब वीक पीएम कैसे होते हैं 2004 से 2014 हमने देखे हुए हैं, जब मनमोहन की सरकार थी। जी जी जी। और क्यों मैं सिर्फ कांग्रेस की यूपीए सरकार की बात करूं, 99 टू 2004 वाजपेयी जी की जो सरकार थी वो भी तो वीक सरकार थी, क्योंकि वहां पे भी ऐसा अलायंस सरकार थी कि जहां पे आज नसीब अच्छा है कि हमारे पास बीजेपी के पास 240 सीट्स तो है, और दो अदर पार्टी जो है जिनके ऊपर ये सरकार टिकी हुई है, वो दोनों पार्टी जब तक छोड़ के नहीं जाते तब तक इस सरकार को टेंशन नहीं है। अब आज भले ये अलायंस सरकार है लेकिन वो कंपैरेटिवली स्टेबल है। 99 टू 2004 दैट वाज वेरी वीक गवर्नमेंट। वाजपेयी जी को लिटरली भाई आज मैं नहाऊं कि नहीं, आज मैं मुंह धुलूं कि नहीं, यहां तक परमिशन लेनी पड़ रही थी। इतने सारे अलायंस पार्टनर की खिचड़ी थी। 2004 से 2014 क्या हालत थी वो तो आपने सबने देखी है। तो सबको लगा था कि मोदी जी अगर अलायंस गवर्नमेंट बनाते तो शायद वो इतने वीक होंगे, लेकिन वो नहीं हुए। कैसे साबित होता है? किसी भी गवर्नमेंट में सबसे 5 मेन इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होते हैं जिनको बोलते हैं कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। पांचों पोस्ट बीजेपी के पास है। सेम टीम रिपीट हुई है, सेम टीम, एग्जैक्टली सेम टीम जी। मोदी जी, अमित शाह जी, निर्मला सीतारमन जी, एस जयशंकर जी और राजनाथ सिंह जी। एनएसए तक सेम है, अजीत डोवल सर, पूरी टीम सेम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्री आती है रोड एंड ट्रांसपोर्ट, नितिन गडकरी जी के पास है। एग्रीकल्चर पे बहुत लोगों की नजर होती है बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ वेरी ल्यूक्रेटिव मिनिस्ट्री, वेरी ल्यूक्रेटिव। शरद पवार भाई साहब इसीलिए तो हमेशा यही चाहते थे कि एग्रीकल्चर उनके पास रहे जी। तो वो भी अपने ही पास है, बीजेपी के पास है। शिवराज सिंह चौहान जी वहां पे बैठे हुए। नेक्स्ट एक मिनिस्ट्री होती है जिसमें सबको बहुत इंटरेस्ट होता है, वो है रेलवेज। अश्विनी वैष्णव जी, बीजेपी। आईटी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, रेयर अर्थ मिनरल्स, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सब कुछ बीजेपी के पास है। तो भले ये अलायंस गवर्नमेंट है लेकिन मोदी जी वीक नहीं है जी, ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो चुका है। तो इनका जो टारगेट था वो फेल हो गया। तो अब इनको वीक दिखाने के लिए क्या करें? इसलिए अटैक, इस अटैक में बहुत इनोसेंट लोग मरे हैं। एक बात बताइए, फायरिंग करी, गाड़ी नीचे गिर गई, गिरने के बाद भी वो लोग वहां रुके नहीं, लोग मर चुके थे, उसके बाद भी उन्होंने फायरिंग करी, एक छोटे से बच्चे को भी नहीं छोड़ा। सो ये क्रूरता ना, ये टेररिज्म, मतलब क्या कहे, इट्स लाइक क्रॉसिंग ऑल द लाइंस। टेररिज्म नेवर हैड एनी लाइंस, टेररिज्म नेवर हैड एनी लाइंस। अब आप एक बात बताइए, अगर सपोज मान लीजिए आपके और मेरे बीच में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मे बी ऑन रिलीजियस मैटर, मे बी ऑन कम्युनल मैटर, और व्हाट इज कास्टिस्ट मैटर, और जस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो क्या वो मुझे आपका मर्डर करने का अधिकार देता है? नहीं, राइट। तो टेररिज्म को भी कोई अधिकार नहीं दिया किसी ने कि बिकॉज यू आर अ टेररिस्ट दैट मींस यू हैव अ राइट टू किल इनोसेंट्स। दे किल इनोसेंट्स, दैट्स व्हाई दे आर टेररिस्ट। तो उन्होंने अगर ऐसी बर्बरता की है तो उसमें कौन सी नई बात है? पर देश में भी लोगों को समझना पड़ेगा कि ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है बिटवीन अस पीपल एंड टेररिज्म। हर बार ऐसा कुछ होता है तो हिंदू मुस्लिम को जोड़ दिया जाता है। वही तो प्रॉब्लम है। देखिए, एक बात समझा कीजिए कि जिनको अपनी दुकानें चलानी है वो वही हिसाब से काम करेंगे। और अभी तक रावया जी मैंने दूसरा पॉइंट इसमें कवर नहीं किया है। मोदी जी को वीक दिखाना ये तो एक मकसद है। दूसरा मकसद है उससे भी बड़ा, वो है 30 सितंबर तक मोदी सरकार को जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस होल्ड करने हैं। अच्छा, वो इलेक्शंस को टारगेट करने के लिए, उधर का माहौल खराब करने के लिए ये बात हो रही है। बिकॉज आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ये पहले इलेक्शंस होने वाले, वो अगर सक्सेसफुली, आसानी से, प्यार मोहब्बत से अगर होते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान के पास बोलने के लिए और एक मुद्दा उनका कम हो जाएगा कि कश्मीर हमारा है जी। सेकेंडली, अमित शाह जी ने जब एब्रोगेशन, जब पार्लियामेंट में जब प्रेजेंट किया था, वो बिल जब प्रेजेंट किया था, तो उस वक्त उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख दोनों को यूनियन टेरिटरीज बनाए। उसमें भी
लद्दाख इज नॉन लेजिस्लेटिव यूनियन टेरिटरी, मतलब वहां पे कभी भी इलेक्शंस नहीं होंगे, वो हमेशा केंद्र सरकार के ही अंडर रहेगी। जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, तो अंडमान निकोबार बोलिए, लक्षद्वीप आइलैंड्स बोलिए, ऑल दीज दे बोथ आर स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट। तो वहां पे किसी लोकल गवर्नमेंट के हाथ में सरकार देके अपनी सुरक्षा खतरे में डाले, ये नहीं हो सकता। एंड दैट इज वाई जैसे वो नॉन लेजिस्लेटिव यूनियन टेरिटरीज है, वैसे ही लद्दाख है, बिकॉज लद्दाख इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू चाइना बॉर्डर। सो वहां पे तो इलेक्शंस कभी होंगे ही नहीं। अगर आपने देखा रहेगा, हमारे आदरणीय आमिर खान ने, जिनकी पिक्चरें चाइना में ज्यादा चलती है, भारत में कम, उन्होंने जिन्हें बहुत ग्लोरीफाई किया था, फुनसुक वांगडू, हकीकत में है ना वहां पे सोनम वांगचुक। क्यों हमारे इस जनरल इलेक्शन के पहले सोनम वांगचुक इतने गैस पे रखे हुए तवे की तरह क्यों उछल रहे थे? लद्दाख को ऑटोनॉमी चाहिए, लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बंद होनी चाहिए, एनवायरनमेंट को खतरा है, हमें स्पेशल स्टेटस दीजिए। जैसे किसे नॉर्थ ईस्ट में जैसे है वैसे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स और लद्दाख के ट्राइबल्स क्या संबंध है? लद्दाख इज बौद्धिस्ट, दे आर नॉट ट्राइबल्स। नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स के एक अलग उनका कल्चर है, तो वो मेंटेन करने के लिए उनको आर्टिकल 371 के अंडर वो प्रोटेक्टेड है। इनको वो चाहिए था लद्दाख के लिए। कारण एक ही था कि लद्दाख में भारत सरकार का इंटरफेरेंस कम हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रुकेगी, तो आर्मी की मूवमेंट जो आज बॉर्डर तक इतने आसानी से हो रही है वो नहीं हो पाए। सो बिकॉज ऑफ दैट इलेक्शन के पहले लद्दाख का मैटर सोनम वांगचुक ने उछाला था। बाद में उनके लेफ्टिस्ट लॉबी के साथ कैसे संबंध है, उनको किस तरह से अवार्ड्स देके इनको भी बड़ा किया गया, सब कुछ डिटेल्स बाहर आ गई। अब इलेक्शन हो गया, अब कहाँ गए इनके? अब तो कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, अब कुछ नहीं हो रहा है, अब सब शांत है। क्यों? तो वैसे ही लद्दाख को तो यूनियन टेरिटरी हमेशा रखा जाएगा, दैट ऑल्सो नॉन लेजिस्लेटिव। बट जम्मू एंड कश्मीर को लेजिस्लेटिव यूनियन टेरिटरी रखा है, मतलब जस्ट लाइक दिल्ली, जस्ट लाइक दिल्ली। तो लेजिस्लेटिव यूनियन टेरिटरी मतलब क्या है कि आपकी विधानसभा होगी, वहां पे सरकार कोई बनाएगा, जो कुछ भी है वो चलता रहेगा, आपकी राजनीति चलती रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर सेंटर के हाथ में, जमीनी कायदे सेंटर के हाथ में, जो मेन बात है वो सेंटर के हाथ में। बाकी कचरा साफ करने से पानी देने तक, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके बाकी जो कुछ भी है, इलेक्ट्रिसिटी तक, वो आप देख लो। मतलब इन शॉर्ट इट्स अ टूथलेस टाइगर, और वही होना चाहिए। हाँ, केंद्र सरकार ने यह भी बोला हुआ है कि कल जब हालात सुधरेंगे, जब कल हालात सुधरेंगे, हमें ऐसा लगेगा कि भाई अब जम्मू कश्मीर में कोई टेंशन नहीं है, अब सब कुछ शांतिपूर्वक हो सकता है, तब हम आपको फुल स्टेटहुड भी देंगे। बट दैट इज लेटर। उसके लिए पहले आपको यह साबित करना पड़ेगा कि अब यहां पे कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं है। तो वो हिसाब से अब जम्मू कश्मीर में पहले इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए 30 सितंबर के पहले आप कर लीजिए, और उसके बाद इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब आपको ठीक लगे तब आप उनको फुल स्टेटहुड दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फुल स्टेटहुड के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं डाला है, कोई बाउंड्रीज नहीं डाले, लेकिन पहला इलेक्शन 30 सितंबर तक कर लीजिए। वो इलेक्शन टारगेट करने के लिए भी ये टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। तो ये कारण है कि बेसिकली पाकिस्तान ये मुद्दा वर्ल्ड पोडियम पे हमेशा एक बॉइलिंग मुद्दा करके रखना चाहता है कि अगर सपोज जैसे भारत बोलता है जम्मू एंड कश्मीर उनका अभिन्न अंग है, तो फिर इन दैट पर्टिकुलर केस यहाँ पे इतना आतंक क्यों है, यहाँ पे इतने मिलिटेंसी क्यों है, क्यों लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जी। तो ये सब कुछ इंटरनेशनल एंड नेशनल पॉलिटिक्स दोनों का ये मिक्सचर है जी। विनीत जी, मैं एक और बात जानना चाहूँगी आपसे। जैसे इंस्टाग्राम पर ऑल आइज ऑन राफा इतना ट्रेंड किया गया, जब ऑल आइज ऑन रियासी चल रहा था उसको बैन कर दिया गया थोड़े समय बाद, ऐसा क्यों? इंस्टा कुछ हाथ है इसमें बड़ी कंपनीज का भी? इंस्टा, फेसबुक कौन चलाता है? आई एम आस्किंग यू जी। ये जो मीटा वगैरह जो है, मार्क ज़करबर्ग, ये लेफ्टिस्ट ही तो है। जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेफ्टिस्ट नहीं चाहते आगे चले, वो नहीं चलने देंगे। Really? यही तो होता आ रहा है, ये तो होता आ रहा है। आज ट्विटर
आज ट्विटर काफी हद तक थोड़ा रहने लायक हुआ है जी। अब आप अगर मेरे अकाउंट की अगर बात करेंगे तो इसके पहले मेरे 2 बार अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि मैंने किसी लेफ्टिस्ट को जाके फैक्ट्स बता दिए तो तुरंत मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया। आपने भी देखा था कि जब यही ट्विटर जब जैक डोर्सी के अंडर जब चलता था तब किस तरह से लेफ्टिस्ट रैम्पेंटली किसी को भी सस्पेंड करा देते, किसी के भी अकाउंट्स उड़ा देते थे, हमेशा के लिए ब्लॉक कर देते थे। तो वही चीज़ अभी भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे है, गूगल पे है। गूगल पे आप अगर सपोज ये जो विकीपीडिया वगैरह जो आप देखती हैं, आपको क्या लगता है वो कुछ 100% सच होता है? बिल्कुल नहीं होता। वो तो कोई भी चेंज कर सकता है, वो तो कोई भी चेंज कर सकता है। तो इंस्टा बोलिए, फेसबुक बोलिए, यहाँ पे वही मैटर चलेगा जो वो चाहेंगे। आप मुझे बताइए, लेफ्टिस्ट विल दे सपोर्ट इजराइल और विल दे सपोर्ट पैलेस्टाइन? जी, कभी-कभी मैंने ये भी देखा है कि कितनी बार ऑडियंस खुद डीएम करके मुझे बताती है, जैसे कुछ पॉड्स मैंने ऐसे किए हुए हैं जो लोगों तक पहुंचते ही नहीं है, वो 4 दिन 5 दिन बाद पहुंचते हैं, उनको नोटिफिकेशन ही 5 दिन बाद जाता है, जबकि पोस्ट कब का हो चुका होता है वो पहले। दैट इज बिकॉज यूट्यूब भी तो कौन चलाता है? यूट्यूब भी तो लेफ्टिस्ट चलाते हैं। तो जहां जो पर्टिकुलर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो लेफ्टिस्ट के कंट्रोल में है, वहां पे आप किसी भी तरह से ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। ये सिंपल सी बात है। तो अगर सपोज ऑल आइज ऑन राफा चल गया लेकिन ऑल आइज ऑन प्रियासी नहीं चला, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। इनफैक्ट मैं तो यही बोलूं कि जिन्होंने इंस्टा पे फेसबुक पे चलाने की कोशिश की, आपने इतनी मेहनत क्यों की? हम देखते हैं सेलिब्रिटीज भी ज्यादा सपोर्ट में नहीं थे, नहीं करेंगे, जबकि राफा के टाइम तो सबने डाला था। मैडम अगर आपको 1 करोड़ देंगे तो आप नहीं डालेंगी कुछ? जब पेमेंट मिल रहा है, इतना भारी पेमेंट मिल रहा है अगर एक पोस्ट डालने के लिए, तो कौन नहीं करेगा? और आपको क्या लगता है कि हमारे जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज है, आर दे इंटेलेक्चुअल्स? डू दे हैव देयर ओन ओपिनियन? पै के दाम में तो बिकते हैं ये सेलिब्रिटीज। इनके आप ऑनेस्टी की, निष्ठा की, आइडियोलॉजी की क्या बात करती हैं? जिन सेलिब्रिटीज की आप बात कर रही है वो होंगे क्रिकेट में से, वो होंगे आपके ब्लडीवुड में से। मैं तो बॉलीवुड नहीं बोलता, मैं ब्लडीवुड बोलता हूँ। क्या है इनका स्टैंडर्ड? इनकी पिक्चरों में जो ब्लडीवुड की जो पिक्चरें आती है उसमें जो स्यूडो सेक्युलरिज्म होता है, कभी आपने नोटिस किया है? जरा कर लीजिए कभी नोटिस। आप मुझे बताइए, नहीं दिया कभी, आप बताएं। पहले से लेके 1970 से लेके अभी तक की आप फिल्में देखिए, हाँ, जो अंडरवर्ल्ड डॉन होता है, जो गुंडा होता है, वो हमेशा तिलक ही लगा के क्यों होता है? अगर सपोज आपने किसी को कर्जा दिया है और आप अगर वो वापस मांगते हो तो आप बुरे, और आप हमेशा मारवाड़ी होते हो, बराबर। अनाज के बदले आपके इज्जत पे हाथ डालने वाला वो बनिया ही होता है, वो और कोई नहीं होता। अगर सपोज ढोंगी बाबा कोई है तो हिंदू साधु ही होता है, और कोई नहीं होता है। मजाक बनाने के लिए कैरेक्टर जो लगता है वो हमेशा सरदार ही होता है। बट निकले हैं ना ऐसे कुछ साधु बाबा भी तो। सब धर्मों में है जी, सब धर्मों में है, बट बताया जाता है सिर्फ हिंदुओं का। मौलवी में नहीं है। फादर्स के ऊपर ये आरोप नहीं लगे जी, केसेस साबित हुए कोर्ट में, वर्डिक्ट्स आए जी, लेकिन पिक्चरों में दिखाए जाएंगे सिर्फ हिंदू साधु बाबा। करेक्ट। अगर सपोज कैरेक्टरलेस वुमन दिखानी है तो क्रिश्चियन ही क्यों होती है? उसका नाम हमेशा टीना ही क्यों होता है, मार्गारेट ही क्यों होता है, रोज ही क्यों होता है, और कोई क्यों नहीं हो सकता? और ईमान की बात आएगी, हमारे तो मुझ का बाल ही हमारी जबान है वगैरह वगैरह, तो वो पठान ही क्यों होता है? सोचिए। जी, जी, जी। तो ये स्यूडो सेक्युलरिज्म जिस ब्लडीवुड में 1970 से चलते आ रहा है, आप उस ब्लडीवुड वालों से ये आप एक्सपेक्ट करती हैं कि वो मॉरल स्टैंड लेंगे? वो ले ही नहीं सकते। नथिंग रिलेट टू आवर सब्जेक्ट। में सिर्फ आपको इंट्रोस्पेक्शन के लिए एक बात पूछता हूं, व्हाई वाज सुशांत सिंह राजपूत साइडलाइंड फ्रॉम द इंडस्ट्री? व्हाई वाज कार्तिक आर्यन साइडलाइंड फ्रॉम द इंडस्ट्री?
Was it because he was the only one who wished the nation Jai Shri Ram on inauguration of Ram Temple? Was that the reason? If not, then what was the other reason? He's a sellable star. He's a good actor. He's a good dancer. He's a good celebrity. He's a hit material. Then why was he sidelined? Just because he said Jai Shri Ram? अपने आप फाइंड आउट कीजिए, आपको ये पता चलेगा। जी, बट काफी सारे सेलिब्रिटीज थे मंदिर के इनॉग्रेशन के टाइम भी। मंदिर के इनॉग्रेशन के टाइम उनका आना ये उनकी मजबूरी थी और इसलिए उनको बुलाया गया था। इस बात पे भी सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था मोदी जी का। क्या जरूरत है विराट कोहली को बुलाने की, क्या जरूरत है अनुष्का शर्मा को बुलाने की, आलिया भट्ट को बुलाने की, रणबीर कपूर को बुलाने की। वही रणबीर कपूर जो बीफ खाते वक्त अपनी फोटो डालता है वगैरह वगैरह। इन्हें बुलाना पड़ता है क्योंकि हमारी देश की जनता आज भी इनको सेलिब्रिटी समझती है। आज भी हमारे देश की जनता इनको रोल मॉडल समझती है और इसलिए मोदी जी को इनको बुलाना पड़ता है। क्योंकि अगर ये आएंगे तो इनके जो फैन फॉलोइंग है वो भी राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखेंगे और फिर उनको भी पता चलेगा प्रभु श्री राम करके कोई है और उनके ये मंदिर बनाने के लिए हमने 500 साल से ज्यादा मेहनत की है। वरना वो लोग इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे। So because these celebrities came for the inauguration, that's why people watched that particular inauguration. I'm not talking about all the people who follow these people. राजनीति ऐसे ही चलाई जाती है। अगर आपको आपका एजेंडा बाहर लाना है, उसको पॉपुलराइज करना है, तो उसके लिए आपको लोग भी वैसे ही पकड़ने पड़ते हैं और उस वक्त अगर आपको अपने दिल पे पत्थर रखना पड़े तो भी रखना पड़ता है। जी, क्योंकि मैं काफी सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो ग्राउंड वर्क करते हैं लेकिन उस टाइम वो वहां पर नहीं थे क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग नहीं है। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज ऐसी है ना कि उनको इनविटेशन रहेगा तो भी उनको एक्सपोजर नहीं मिलेगा क्योंकि आपके जो कैमरा वाले हैं वो तो इन्हीं के पीछे भागने वाले जी। कोई बात नहीं, एक बड़े टारगेट के लिए ऐसी छोटी छोटी बातें करनी पड़ती है। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन दैट राफा एंड रियासी, आप इंस्टा और फेसबुक से कभी भी कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। यहाँ पे सिर्फ पेड कंटेंट चलेगा और वो भी लेफ्टिस्ट को फेवर करने वाला ही चलेगा, बाकी कुछ नहीं। जी, अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी सारे जो लोग हैं वहाँ पर वो खिलाफ हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ है, करेक्ट, और भारत के समर्थन में है। तो वहाँ की जो स्थिति है ना दिन प्रतिदिन अब खराब होती जा रही है। तो आप तो उनके लिए खराब होती जा रही है, हमारे लिए अच्छी मैं दूसरों का सोचता ही नहीं ना, मैं सिर्फ अपने देश का सोचूंगा। जी, तो आप मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि POJK वापस कभी भारत का हिस्सा बन सकेगा? हाँ, बनेगा। मैं सिर्फ वक्त आपको बता नहीं सकता लेकिन अंतिम रिजल्ट बता रहा हूँ, बनेगा। देखिए राव्या जी, ऐसा है, अगर आपके पास अंडा है, एग है, आपके पास दो चॉइस होते हैं। या तो आप उसे बाहर से तोड़िए, ऑमलेट हाफ फ्राई बना के खा जाइए। दूसरा, उसे अंदर से फूटने दीजिए। अगर अंदर से ब्रेक होगा तो उसमें से एक नई जान निकलेगी, एक नया लाइफ निकलेगा। सर क्या एग्जांपल दे रहे हैं बट एप्ट एग्जांपल है एकदम। बट दैट लाइफ इज सो ब्यूटीफुल ना दिन। बिकॉज़ तो छोटा सा बच्चा आप देखिए, वो जब मुर्गे का बच्चा जब घूमेगा फिरेगा कितना प्यारा लगेगा जी। वी आर वेटिंग द एग टू ब्रेक फ्रॉम विद इन इनसाइड। चल तो रहा है, वहां पे आंदोलन चल रहे हैं, पाकिस्तान के जवानों को, आर्मी ऑफिसर्स को पकड़ पकड़ के पीट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। होने दीजिए, होने दीजिए। उनको रियलाइज हो रहा है कि वहां पे उनके साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं। उनको ये भी रियलाइज हो रहा है कि भारत के मुस्लिम्स कंपैरेटिवली कितने खुश है एज कंपेयर टू देम। सब कुछ है, भारत के मुस्लिम सब कुछ है। यहाँ पे उनके पास रोजगार है, महंगाई कंट्रोल में है, सब कुछ है जी। दे हैव एवरीथिंग, सोशल वेलफेयर स्कीम्स है। उनके पास क्या है बेचारों के पास? और जबकि POJK का जो टूरिस्ट पोटेंशियल है वो हमारे पास जो जम्मू कश्मीर है उससे कई गुना ज्यादा है। POJK is much beautiful than our Jammu and Kashmir, so you can imagine that is a real heaven on the earth. और सेकेंडली वहाँ पे जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो भी बहुत है, इसीलिए बेसिकली पाकिस्तान और चाइना दोनों से अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। सो एनीवेज इट विल हैपन। राइट नाउ वी आर इन वेट एंड वॉच मोड, ताकि अंडा अंदर से फूटे तो अच्छा है।
लेकिन अगर नहीं, कभी अगर वक्त आए कि अगर हमें लगे कि यार ये न्यू लाइफ निकलने को बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है और अभी भूख लग रही है, तो तोड़ के ऑमलेट भी खा सकते हैं। What an example, as I said before. जी, एक बात बताइए मुझे, जम्मू कश्मीर में मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इतना पैसा कैसे आता है टेररिज्म में। जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ कहीं ना कहीं है, और जब भाजपा सरकार जब से आई है, पाकिस्तान के साथ एक हार्ड हैंड डील कर रही है, करेक्ट। तो पाकिस्तान की खुद की इकोनॉमी की हालत इतनी खस्ता है, तो वो टेररिज्म को कैसे सपोर्ट करते हैं? इसलिए तो वो लोग अमेरिका से पैकेजेस लेते हैं, फिनेंशियल पैकेजेस लेते हैं। अभी जो बीच में देखिए, अमेरिका इज वन कंट्री जो आपके दुश्मन हैं तो भी डेंजरस है, और अगर आपकी वो दोस्त है तो वो ज़्यादा डेंजरस है। सो द थिंग इज दैट अभी बीच में अगर आपने सुना रहेगा तो F-16 के मेंटेनेंस के लिए पैकेज वगैरह वगैरह, ये जो अमेरिका से इन लोगों को दिया जाता है, अल्टीमेटली वो पैसे कहाँ डाइवर्ट होते हैं? वो टेररिज्म की तरफ ही डाइवर्ट होते हैं। देन एट द सेम टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन कि जो रेडिकलिज्म जो है, रेडिकलिज्म फॉलो करने वाले जो रिच बिजनेसमैन है, जो बेसिकली आपको कतार में ज़्यादा मिल सकते हैं, कुछ हद तक सऊदी में या यूएई में मिल सकते हैं, जॉर्डन में मिल सकते हैं, वहाँ से भी इनको पैसा आता है। अब वो पैसा भारत में ना आए, इसके लिए हमारे होम मिनिस्ट्री ने बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं, और इसलिए अब भारत में इनका पैसा इतना फ्रीली आ नहीं रहा है। देन सेकेंडली अमित शाह जी ने, अगर आपने सुना रहेगा तो, एनजीओज के ऊपर जो स्ट्राइक किया था, स्पेशली फॉरेन एनजीओज को जो फॉरेन फंडिंग मिलता है उसके ऊपर अमित शाह जी ने स्ट्राइक किया था कि जो जो डॉक्यूमेंट्स है, अगर वो डिक्लेरेशन सब कुछ नहीं होता है तो योर लाइसेंसेस आर कैंसल्ड। नियरली अराउंड मोर देन 3,700 एनजीओज का फॉरेन फंडिंग कैंसिल हो चुका है, इंक्लूडिंग कौन से वो रेड क्रॉस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये ऐसे बड़े बड़े एनजीओज का भी फॉरेन फंडिंग ये अमित शाह जी ने बंद कर दिया है। सो बिकॉज ऑफ दैट आज ये टेररिज्म जम्मू एंड कश्मीर में उस हद तक कम हो चुका है। देन ये जो डीमोनेटाइजेशन, जिसके लिए बहुत सारे सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट मोदी जी को जो गालियां देते हैं, ये डीमोनेटाइजेशन की वजह से ना ही सिर्फ भारत के अंदर के टेररिज्म का बैकबोन टूटा है, बल्कि पाकिस्तान भी बैंकरप्ट हुआ है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए, पाकिस्तान में 4 प्रिंटिंग प्रेसेस है, मतलब थी 4 प्रिंटिंग प्रेस थी, उसमें से एक प्रिंटिंग प्रेस में पाकिस्तानी रुपी छपते थे, प्रिंट होते थे, बाकी 3 में भारत के छपते थे। इतना डुप्लीकेट करेंसी अपने यहाँ पे आ चुकी थी, उसे FCRN बोलते हैं, फेक करेंसी नेटवर्क। वो फेक करेंसी नेटवर्क यहाँ पे इतने हद तक चल रहा था कि लिटरली जितना पैसा आरबीआई से ऑफिशियली मार्केट में रोलिंग था, उससे 4 गुना ये एक्चुअल रोलिंग था। तो सपोज अगर आरबीआई रिकॉर्ड्स के हिसाब से भारत में रोलिंग होनी चाहिए 1 लाख करोड़ रुपीस की, तो भारत में रोलिंग चल रही थी 5 लाख करोड़ रुपीस की। एंड दैट इज वाई दैट वाज द टाइम व्हेन वी वर हैविंग द हाइपर इन्फ्लेशन एवरीथिंग, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा इतना था, बेशुमार पैसा था, और किसी के पास कोई हिसाब नहीं था। तो डीमोनेटाइजेशन वाज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर दैट रीजन आल्सो। सो उसकी वजह से उसके बाद अगर आपने देखा रहेगा, आफ्टर डेमो पाकिस्तान बैंकरप्ट होना शुरू हो गया, बिकॉज उनकी जो इकोनॉमी चल रही थी टेररिज्म पे, हमने उसी पे सर्जिकल स्ट्राइक किया। सो अभी तक मोदी सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर 3 सर्जिकल स्ट्राइक किए, आपको 2 पता है। एक है आपका वो उरी वाला, उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, एक बालाकोट एयर स्ट्राइक, और उसके पहले जो सबसे पहले हुआ था, दैट वाज डीमोनेटाइजेशन, दैट वाज अ स्ट्राइक ऑन देयर इकोनॉमी। करेक्ट। बट हमारे देश में ये बात को समझते नहीं है ना। आज भी जब हमने ये देखा वोटिंग के टाइम पर, जो बेसिक जो आम आदमी है ना, मैं आपको बताऊं, वो नहीं समझता है। मैंने कुछ लोगों से पूछा, वोट करने गए थे क्या, गए थे आप वोट करने? तो मुझसे कहते हैं नहीं, हम नहीं गए वोट करने। मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं मोदी ने क्या किया, नोटबंदी कर दी, हमको कितनी प्रॉब्लम हुई आपको पता है? देखिए रावे जी, उनको बेसिक कारण पता ही नहीं, उनको लेना देना ही नहीं है कि कहाँ हमला हुआ, रियासी में क्या हुआ, कहाँ पर किसके ऊपर अटैक हुआ, कितने लोग मरे, वो उनको कुछ लेना देना नहीं है। उनको लेना देना सिर्फ ये है कि गैस पेट्रोल के दाम बढ़े नहीं बढ़े, या गैस सिलेंडर के क्या दाम बढ़े नहीं बढ़े। इसलिए आचार्य चाणक्य जी ने ये कहा था कि जिस देश में लोगों की चेतना मर जाती है, वो देश
एक देश के हिसाब से मर जाता है। लोगों को पर इसके ऊपर सोचना पड़ेगा ना, हम सोचना इसीलिए पड़ेगा। वोट करने नहीं गए। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी 240 आए, फिर भी 240 जी, आए, जी। बिकॉज मोदी जी इज वन सच पॉलिटिशियन कि जो हमारी सुरक्षा से लेके इकोनॉमी तक जो जो जरूरी है वो भी करेंगे, बट एट द सेम टाइम ही विल कम आउट विथ समथिंग जो लोगों को डायरेक्टली बेनिफिट भी होगा। तो इसके लिए 2004 के रिजल्ट के ऊपर जैसे हमारे अपोजिशन वाले नजर लगा के बैठे थे कि हाँ 2019 विल बी रिपीट ऑफ 2004, जैसे वाजपेयी सरकार वापस नहीं आई थी वैसे मोदी सरकार नहीं आई, आ गई। जी। फिर 2024 में भी ये लोग यही बोले थे, नहीं 2024 इज गोइंग टू बी रिपीट ऑफ 2004, कहाँ फिर भी हुआ? हुआ। वापस मोदी जी आ गए। ठीक है, 240 है, उसकी कोई बात नहीं है, हम जीते वो सबसे बड़ी बात है, बिकॉज दिस इलेक्शन वाज द टफेस्ट इलेक्शन फॉर मोदी जी। जी जी, हम फिर से जम्मू कश्मीर पे आते Yes. हैं। जम्मू कश्मीर टेररिज्म और अक्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन जो हम कहते हैं के कारण सिक्योरिटी के साथ ना वहाँ के डेली लाइवलीहुड्स को भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। लेकिन इसके बाद भी वहाँ के जो लोकल्स हैं वो टेररिस्ट को, आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। क्यों ऐसा है कि लोकल्स आतंकवादियों को इतना सपोर्ट करते हैं वहाँ पर? होता था, अब नहीं होता? अब नहीं। अब इक्का दुबई, ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ एकदम साफ हो चुका है, सब कुछ एकदम, people do not want the same नो कश्मीर now. नो। एक तो सबसे पहली चीज, आप एक बात मैं आपको बोलता हूँ, कश्मीर को ना आप श्रीनगर के एंगल से मत देखिए। सबको लगता है कश्मीर मतलब श्रीनगर, नहीं, कश्मीर मतलब सिर्फ श्रीनगर नहीं है। कश्मीर में जम्मू भी आता है, कश्मीर में बारामुल्ला भी आता है, और कश्मीर में करगिल भी आता है, बहुत कुछ है। श्रीनगर में पॉलिटिशियंस है, श्रीनगर से सब कुछ कंट्रोल होता था बिकॉज पॉलिटिशियंस वहां थे, ब्यूरोक्रेसी वहां पे थी जी। और इन्होंने कश्मीर का सत्यानाश किया था। एक बात बताइए रावे जी, देशभक्ति की बातें इंसान कब करता है? लेट्स बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, देशभक्ति की बातें इंसान कब करता है? जब पेट भर खाना खाया हो, उसके बाद पान चबा रहे हो, तब देशभक्ति की बातें सूझती है। खाली पेट भजन नहीं होता, देशभक्ति क्या करेंगे आप? जम्मू एंड कश्मीर, द एंटायर वैली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन था, जो स्टेट था पहले, जितने रिहेबिलिटेशन पैकेजेस उनको केंद्र सरकार से मिले हैं उतने भारत के किसी राज्य को आज तक नहीं मिले। जितना पैसा वहां पे गया है केंद्र सरकार से, उतना आज तक कहीं नहीं गया। लेकिन वो पैसा पब्लिक तक पहुंचा क्या? श्रीनगर में जब बाढ़ आई थी तब आपको याद रहेगा, ये पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स भाग गए थे और भारत की आर्मी ने उस बाढ़ में उतर के वहां के लोकल्स को बचाया था। ये एक एग्जांपल मैंने इसलिए दिया क्योंकि जितना पैसा जम्मू एंड कश्मीर में आज तक 1947 से लेके तब तक गया था, जब तक एब्रोगेशन हुआ तब तक 2019 तक, उतना पैसा लोगों तक पहुंचा गया। एक स्टेट है जो सिर्फ टूरिज्म पे चल रहा है, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर है, वो एग्रीकल्चर सीजनल है, वो एग्रीकल्चर करने के लिए आपके पास वास्ट पीस ऑफ लैंड होनी चाहिए, उतने अमीर आप हो नहीं। और अगर आप एक आम इंसान हो, एक आम कश्मीरी हो, तो आपके पास क्या है? सिर्फ टूरिज्म है। पूरा का पूरा राज्य सिर्फ टूरिज्म में लगा हुआ है। जी। वो भी टूरिज्म कितना चलता है? तो सिर्फ 6 महीना, बाकी 6 महीना तो बिकॉज ऑफ नेचुरल कंडीशन, वेदर कंडीशन वो बंद रहता है। Correct. तो मतलब 6 महीने में आपको साल भर का आपके फैमिली के लिए इनकम जमा करना है, और उस धंधे में जिसमें सब लोग कॉम्पिटिटर है। तो अगर आप शिकारा चलाती है, वो भी शिकारा चलाते। मैं आपके पास आके पूछता हूं कितना, आप बोलते 1000 रुपया, बोलते साहब आओ ना 800 रुपया, तो तीसरा बोलते 200 में दे लो। मैं टूरिस्ट हूं, जहां सस्ता पड़ेगा मैं वहीं पे जाऊंगा। नुकसान किसका हुआ? जी। नुकसान आपका ही नहीं हुआ, जिसने 200 में दिया उसका भी हुआ। तो 6 महीने में आप इतने से पैसे पे अपने फैमिली को चलाने के लिए कितनी अरेंजमेंट करोगे? और जब आप नहीं कर पाओगे, फिर जब आप देखते हो आपके घर में आपकी बूढ़ी माँ को दवाई के पैसे नहीं है, जब आप देखते हैं कि आपके पति को या आपकी पत्नी को बीमारी के लिए पैसे नहीं है, आपके बच्चे भूखे हैं, तो उस वक्त आप क्या करेंगी? उस वक्त अगर सपोज कोई टेररिस्ट आके आपको बोलेगा, ये ले बेटा 500 रुपए ले, जाके पत्थर मार, मैं बोलूंगा 2000 दे, 4 मार के आता हूं, तब मेरे अंदर देशभक्ति नहीं होगी, सिर्फ पेट की आग होगी। आप ये समझिए। जी, आप ये कह रहे हैं कि अब नहीं होता, क्योंकि
अब उन तक वो पैकेजेस पहुंच रहे हैं। लेकिन रिसेंटली हमने ये भी देखा अभी के चुनाव में लोकल्स का प्यार जो है ना आतंकवादियों के लिए, वो इस बात से भी दिखता है। एक उम्मीदवार, अच्छा वो आप वहां पे आई जी, इंजीनियर रशीद, करेक्ट, उन्होंने फॉर्मर सीएम उमर अब्दुल्ला को चुनाव में हरा दिया। ये जम्मू कश्मीर के बदलते पॉलिटिकल लैंडस्केप को भी दिखाता है। ये बहुत अच्छा दिखाता है, ये बहुत अच्छा दिखाता है। आपने अभी बोला ना, राव्या जी एक बात समझिए, पॉलिटिक्स इज नेवर अ स्ट्रेट लाइन। जिस आतंकवादी की आप बात कर रही है जो तिहाड़ जेल में बैठा हुआ है और वहां पे जीता है, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज वन सेकेंड, इंजीनियर रशीद, बराबर है। किसको हराया उसने? उमर अब्दुल्ला। खुशी की बात है, अफसोस की बात है? बात सही है आपको, लेकिन ये तो टेरर फंडिंग से ही हुआ है ना। अब आप मुझे एक बात बताइए, बीजेपी ने जम्मू में दोनों सीटें लड़ी, कश्मीर की क्यों नहीं लड़ी? कश्मीर में उन्होंने उम्मीदवार दिया ही नहीं जी। क्यों? सोचिए, आफ्टर एब्रोगेशन ये पहला चुनाव था जी। अगर सपोज मान लीजिए कश्मीर में बीजेपी अपना उम्मीदवार देती, अगर वो हार जाता, नहीं जीत पाता, हाँ, इसीलिए भी तो नहीं दिया ना। नहीं, अगर वो जीत सकता भी था, क्योंकि लोकल इलेक्शन जब हुए थे उसमें बीजेपी को बहुत सपोर्ट मिला था। लोकल मतलब ग्राम पंचायत वगैरह वगैरह जो इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी 23-24% वोट मार्जिन लेके आई थी, तो जीत सकते भी थे। ऊपर से जम्मू एंड कश्मीर में मोदी जी की क्रेज बहुत है, इवन कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान उनसे बहुत प्यार भी करते हैं जी। तो अगर सपोज इसके बावजूद अगर नहीं जीत पाता तो उसके भारत के इमेज पे और कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है ये बोल के जो हमने एब्रोगेशन किया है उसके ऊपर पाकिस्तान सवाल नहीं उठाता। करेक्ट होता, सही बात तो है। वो इंटरनेशनल इमेज संभालने के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं दिए और बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह मैसेज दिया गया था कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी ये दो छोड़ के जो कोई उम्मीदवार रहेगा जो जीतने के लायक रहेगा आप उसे वोट दीजिए। ये दो जन का अब्दुल्लास एंड मुफ्तीज दे हैव एक्चुअली डिस्ट्रॉयड जम्मू एंड कश्मीर जी। द रीजन इज दैट आज तक जितना केंद्र से पैसा गया, मैं वापस बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा लूट इन दोनों ने मचाई है और ब्यूरोक्रेट ने मचाई है। महबूबा मुफ्ती का किस तरह से आतंकवादियों को खुलेआम समर्थन था वो भी सबने देखा हुआ है। जी। उमर अब्दुल्ला के टाइम ही कश्मीर उमर नहीं फारूक अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर थे तभी कश्मीरी पंडितों का गेनोसाइड हुआ था, ये भी सबने देखा हुआ है। तो इनका पॉलिटिक्स सबने देखा है। आज इस चुनाव के बाद वो दोनों वहां पे इररिलेवेंट हो चुके हैं। आप इसके ऊपर गौर तो आप ये कह रहे हैं कि अब मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार की राजनीति खत्म हो गई है। अब्दुल्ला अभी भी थोड़ा बहुत लोग समझ गए हैं अब वहां पर कि वो लोग पहले से मिसलीड कर रहे थे, अब पूरी तरह से, और ये सबसे बड़ी जीत है जी। बाद में क्या होगा पर कहीं ना कहीं, सॉरी मैं ये कहना चाह रही थी कि कहीं ना कहीं वापस मैं टेरर फंडिंग पे आती हूँ। ठीक है ना, जीता है, बाहर थोड़ी आएगा, बाहर थोड़ी आने देंगे। यूएपीए लगाया है, जाके तू शपथ विधि के लिए इंटरिम बिल लेके एक दिन जाके तू शपथ लेके वापस आ जा, आना तो तेरा ससुराल तिहाड़ में ही है। और उसके बाद जब पनिशमेंट वगैरह आएगी, वर्डिक्ट जब आएगा, 2 साल से ज्यादा जब सजा डिक्लेयर होगी तब उसके बाद आपका वैसे भी एमपी सस्पेंड। जी। सो देयर इज नथिंग टू लूज and the most important thing which we have won is that we have made the two most corrupt dynasts in Kashmir today irrelevant, Abdullahs and Muftis. That is why I say that politics is never a straight line. जी, अब मुफ्ती और अब्दुल्ला तो चुनाव हार गए, लेकिन भाजपा का भी प्रदर्शन, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, इतना जम्मू में दोनों आ गए। अच्छा, कश्मीर की बात कर रही हूँ मैं, साथ में देखिए ना, जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज गोइंग टू बी वन पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी। एब्सोल्युटली, पर प्रदर्शन उनका वहां पर अच्छा नहीं रहा। मैं ये पॉइंट कहना चाह रही थी। बात ये है, लद्दाख में भी नहीं रहा प्रदर्शन। नहीं, लद्दाख में इंडिपेंडेंट जीता ना। करेक्ट। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि ऐसी क्या वजह है जो अब तक भाजपा
जगह नहीं बना पा रही है लोगों के दिलों में वहां पर। आप एक बात बताइए राव्या जी, अ, जब आप पैदा हुई थी उसके बाद डायरेक्ट आप इतनी बड़ी हो गई? जी नहीं, स्टेप बाय स्टेप ही हुआ रहेगा करेक्ट ना। करेक्ट जी। जिस राज्य में हमारा एक उम्मीदवार छोड़िए एक मतदार नहीं था, उस राज्य में अगर हम 2 एमपी लेकर आ रहे हैं, और पिछला जब चुनाव हुआ था लाइक जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख जब साथ में थे बिफोर एब्रिगेशन जो चुनाव हुआ था, उस वक्त भाजपा किंग मेकर के पोजीशन में पहुंच चुकी थी। ये कौन सी कम बात है। और उस चुनाव के बाद अब अगला असेंबली चुनाव जो है वो तो अब होने वाला है जी। सो डेफिनेटली वी विल शो आवर परफॉर्मेंस ओवर देयर। सो देखिए तमिलनाडु में भी यही हुआ, बंगाल में भी ये हुआ। लोगों के एक्सपेक्टेशन ऐसे होते हैं ना कि बस लास्ट टाइम जो बंगाल में जो इलेक्शन हुआ था अब तो बीजेपी आएगी। अरे कैसे आएगी भाई, आपके पास 2-4 भी नहीं थे। वो 2-4 एमएलए से लेके आप डायरेक्ट बहुमत कैसे क्रॉस करोगे? तमिलनाडु में भी आप डायरेक्टली बहुमत कैसे क्रॉस करोगे? सो एवरी पार्टी हैज टू ग्रो ग्रेजुअली एंड दैट हैज व्हाट हैज बीन हैपनिंग विद बीजेपी इन जम्मू एंड कश्मीर आल्सो। एंड परफॉर्मेंस लास्ट इलेक्शन अगर आप देखेंगे असेंबली इलेक्शन, तो भाजपा वाज एक्चुअली इन किंग मेकर पोजीशन। इसीलिए तो हमने महबूबा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और सही वक्त देख के हमने समर्थन भी निकाल लिया था। तो उसके बाद चुनाव हुए ही नहीं है। बीच में जो लोकल चुनाव हुए थे उसमें भाजपा अराउंड 21-22% वो वोट शेयर लेके आई थी। जम्मू में हम लोग ऑलरेडी स्ट्रांग है, जो कोई भी डिसेंट था उतना हम लोग कवर अप कर सकते हैं। लद्दाख के टाइम जो हुआ था वहां पे जो लोकल रिवोल्ट किया गया था, जो मैंने कहा था हमारे आमिर खान के आदरणीय, तो उन्होंने जो रिवोल्ट वहां पे करवाया था, इसके लिए थोड़ा बहुत वहां पे जो नाराजगी थी सब कुछ था। ओके वक्त, और वैसे भी वहां पे कौन सा स्टेट इलेक्शन होने वाला है। सो इवन कश्मीर विल गिव गुड रिजल्ट्स। लेकिन आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि एकदम भाजपा उधर कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में सरकार ही बना लेगी। पहले झटके में नहीं होगा, बट नेक्स्ट 5 years इट विल डेफिनेटली हैपन। जी जी। आप कश्मीरियत और शरीयत को कैसे देखते हैं? मतलब इस अंतर जो है इसमें, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि कश्मीर में जो आतंकवाद है ना, वो मैक्सिमम एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। कश्मीरियत जैसे हम कहते हैं ख़त्म होता जा रहा है और शरीयत बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि कश्मीरी बोलने वाले लोग अब वहाँ पर उसी जगह पर कम होते जा रहे हैं, लेकिन उर्दू ज़्यादा बोलते हैं अब। सबसे पहली चीज़ रावे जी ऐसा है ना, ये कश्मीरियत, गंगा जमुनी तहजीब, शरीयत, मैं इन सब में विश्वास ही नहीं करता। दिल बहलाने के लिए ये भी ख्याल अच्छा है गालिब, ऐसा बोल के इसमें से एक एक वर्ड लेके हम लोग बात कर सकते हैं। आप एक बात बताइए, अगर हम एक देश की बात करते हैं तो एक देश अगर है तो एक देश की, एक कानून की, एक संविधान की बात कीजिए। शुरुआत यहीं से तो हुई थी कि एक देश दो संविधान, एक देश दो प्रधानमंत्री, एक देश दो वीसा, एक देश दो कानून, एक देश दो फ्लैग। अगर ऐसा रहेगा तो वहां की जो ओरिजिनल कश्मीरियत है उनका तो खुद का प्राइड वैसे भी कम होगा, ज्यादा होगा, कम होता ही जा रहा है ना हमारे भारत के लिए उसका क्या। अगर हम पूरा के पूरा एक देश है, कश्मीर मतलब कश्यप ऋषि की लैंड, तो कश्यप ऋषि की लैंड, हम वहां पे कश्मीरियत की बात क्यों करें? हम कश्यप ऋषि की बात करते हैं। आप जरा पहले मुझे ये बताइए कि उधर कश्यप ऋषि की उस जमीन पे जो कश्मीरी पंडित थे वो कहाँ गए, वो क्यों कम हो गए? ओरिजिनल तो पंडित थे। उसके बाद बाहर से जो लोग आए वहां पे बसे, वो बाद में फिर कश्मीरियत लेकर आए जी। हम हमारे उस कश्यप ऋषि की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इफ यू टॉक अबाउट दैट, तो उसके बाद कश्मीरियत को अपने आप सबके साथ मिक्सअप होना पड़ेगा जी। और शरीयत को ना वहां पे जगह है ना भारत में जगह है। लेकिन उर्दू बढ़ती जा रही है वहां, अगर हम कंपेयर भी करें। आपकी बात सही है। शरीयत ये एक लॉ की बात होती है, शरीयत ये एक लाइफस्टाइल की बात होती है, वो तो भारत में एप्लीकेबल ही नहीं है। द रीजन इज दैट, और इसीलिए तो ये यूसीसी का जो डिमांड आ रही है, यूसीसी की डिमांड क्यों आ रही है? क्योंकि हमें कोई भी रिलीजियस बेस्ड कानून नहीं चाहिए, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ चाहिए, ना हिंदू कोड चाहिए, ना क्रिश्चियन कोड चाहिए। हमें सिर्फ एक संविधान चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट्स इट। तो वो जब होगा तब तो उसके बाद ये शरीयत तो टोटली आउटडेटेड हो गया। अब रही बात उधर के कश्मीरियत की,
ये उन लोगों को देखना है कि अपनी पर्टिकुलर संस्कृति कैसे प्रिजर्व करनी है। सेकेंडली ऐसा है कि अब धीरे धीरे जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो चुका है, तो उसके बाद, और स्पेशली आप याद रखिए 35A, सेक्शन 35A जो 370 के साथ जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से बाहर के लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से वहां की अगर सपोज किसी लड़की ने किसी और से शादी की तो उसको अपने माँ बाप की जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता था, बाहर के लोग उधर एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते थे। ये जो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस थे, इसके बावजूद ये लोग कश्मीरियत बचा नहीं पाए, करेक्ट। और 35A हटने के बाद अब ये सब कुछ वहां पे पॉसिबल है। अब वहां पे बाहर से इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, अब वहां पे फॉरेन FDI आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अब वहां के लोग ये एक्चुअल मेन विचारधारा में आएंगे। आर्टिकल 370 हटने के बाद तो हम काफी चेंजेस वैसे भी देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, राइट? एग्जैक्टली। काफी चेंजेस हुए भी हैं, डेवलपमेंट भी हुआ है। कश्मीरी लोग मुख्य धारा से भी अब जुड़ने लगे हैं। तो इंसर्जेंसी की जो घटना है ना, वो भी लगभग खत्म ही हो गई है, लेकिन आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। आतंकवाद इकट्ठा एक दिन में, एक रात में खत्म हो भी नहीं सकता। ऐसा क्यों? जब इंसर्जेंसी खत्म हो सकती है तो आतंकवाद क्यों नहीं खत्म हो सकता है? एक बात समझिए, पहले कश्मीर में जो आतंकवाद होता था और आज जो हो रहा है, इसमें बेसिक फर्क है। वो बेसिक फर्क ये है कि पहले कश्मीर में आतंकवादी कश्मीरियों में से ही बनते थे जी। आज वहां पे जो आतंकवाद, जो थोड़ी मोटी छुटपुट घटनाएं हम लोग देख रहे हैं, उसमें जो आ रहे हैं वो आतंकवादी बाहर से है, लोकल सपोर्ट जीरो हो गया है। ओके। तो पहले हर घर से अफजल सचमुच निकलता था, आज ऐसा है कि बाहर से अफजल अगर आने में कामयाब हुआ तो शायद वो कुछ कर पा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई अफजल नहीं है। क्योंकि जो मैंने कहा कि बेसिक प्रॉब्लम ये इकोनॉमी का था। तो जब लोगों को आज वहां पे रोजगार मिलने लगा है, लोगों को जब वहां पे आज एक रेगुलर लाइवलीहुड मिलने लगा है, तो अब वो 500 रुपए लेके पत्थर मारने की जरूरत नहीं है ना, टेररिस्ट को आपके घर में अपनी खुशी से पनाह देके उसके बदले पैसा लेने की भी जरूरत है। तो पहले उन्हें लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलता था, सब कुछ मिलता था। आज उनको वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट लोकल कश्मीरी से नहीं मिल रहा है। तो जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके आने में कामयाब होते हैं, अगर वो हमारे आर्मी के हाथों या पैरामिलिट्री फोर्सेस के हाथों मारे जाने के पहले कोई आतंक की घटना कर सके तो ठीक, बट अदरवाइज अब वो नहीं कर पा रहे। सो दैट इज व्हाई टू मेक इट जीरो, फर्स्ट थिंग वी हैव टू मेक पाकिस्तान जीरो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज नॉट टू मेक टेररिज्म जीरो, बिकॉज राइट नाउ वो पॉसिबल नहीं है। लेट्स फेस द फैक्ट, कश्मीर की बॉर्डर आप अगर देखेंगे तो इतनी नदियां हैं, इतना जंगल है कि आप हर जगह पे आप सिक्योरिटी भी नहीं रख सकते। अब वहां पे भी फेंसिंग का काम चालू है, लेकिन वो एक रात में तो होने वाला नहीं है। तो टिल दैट टाइम कभी भी उस डिफिकल्ट टेरेन में से इफ समवन मैनेजेस टू इंट्रूड इन आवर लैंड, तो फिर उनके थ्रू आतंकवादी घटना हो सकती है जी। बट लोकल लेवल से जो हुआ करती थी अब वो नहीं है। दैट इज अ बिगेस्ट अचीवमेंट जी। सो दैट इज व्हाई यू कैन सी, अभी आप फर्क इतना ही देखिए कि आज हम बैठ के इस विषय पे बात करें कि रियासी में हमला हुआ, डोडा में हमला हुआ, उसके बाद फिर वो कठुआ में हमला हुआ, आज हम उसके ऊपर पॉडकास्ट करें, राइट जी। एक वक्त ये था कि ऐसा रोज होता था और उस पर कोई बात भी नहीं करता था। क्यों? क्या बात करके फायदा है? अभी हम लोग बात करें, अभी राइट नाउ वहां पे कुछ हुआ रहेगा जी। सो आज हमें अगर इस विषय पे पॉडकास्ट करना पड़ रहा है तो इसका मतलब ही आप सोच लीजिए कि वो घटनाएं कितनी कम हो चुकी जी। लेकिन इंस्टाग्राम पर जैसे हमने ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन रियासी के बारे में बात किया है, इंस्टाग्राम को छोड़ भी दीजिए, हमारे देश के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो आतंकवादियों को काफ़ी सिंपैथी देते हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं। अजमल कसाब के टाइम आप देख लीजिए, या अफजल गुरु को जब फांसी हुई थी तो फांसी को रोकने के लिए भी उन्होंने जो कर सकते थे सब कुछ किया, करेक्ट। यहाँ तक कि यासीन भटकल के साथ मनमोहन सिंह की हम फोटो भी देखते हैं, करेक्ट। दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर तो बार बार टेररिस्ट के लिए हम देखते हैं कि आंसू भी बहाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि भारत के कुछ पॉलिटिशियंस इन टेररिस्ट को इतना सपोर्ट करते हैं? उनकी खुद की राजनीतिक मजबूरियां हैं। ऐसी कैसी मजबूरी? अब इसके लिए हमें प्री इंडिपेंडेंस टाइम से शुरुआत करनी पड़ेगी।
ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि खिलाफत मूवमेंट को हमने सपोर्ट दिया? क्या जरूरत थी? कौन टर्की, कौन अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर रहा है? यहाँ पे कांग्रेस की उनको सपोर्ट दे रही है। वहां से शुरुआत कीजिए। 1947 में 1940 ये जो अपना पीओके का आज का जो मुद्दा है जी, वल्लभ भाई पटेल चिल्ला चिल्ला के नहीं बता रहे थे नेहरू जी को, मत जाइए यूएन, मत जाइए यूएन। गए। जो हमारा प्रदेश था उसे हमने खुद डिस्प्यूटेड बना दिया। पैलेस्टाइन के उस अराफात को, यासिर अली अराफात, दुनिया उसे टेररिस्ट बोलती है, लेकिन उन्हें भारत सरकार का सर्वोच्च सिविलियन ऑनर देने के लिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तो इतने उतावले थे जितने वो उतावले नहीं थे अवार्ड लेने के लिए। हमने जब इंटरनेशनल लेवल पे जब पॉलिटिक्स की, वो भी अपीजमेंट दिमाग में रखी की, क्योंकि हमारा वोटर यहाँ पे कौन है, तो उस पर्टिकुलर पार्टी के नेताओं से आप और क्या उम्मीद कर सकती है? व्हाट आर लिबरल्स? व्हाट आर लिबरल्स? कौन से गुड थॉट को लिबरल्स ने सपोर्ट किया है? जी। ये जिन जिन अपने आतंकवादियों के भी नाम गिनाए, जिनको बचाने के लिए ये पूरी इकोसिस्टम लगी हुई थी, वो कौन है, वो 1993 बॉम्ब ब्लास्ट वाला जो आरोपी था, उसकी फांसी रुकवाने के लिए रात को 12:30 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। तो ये जो पर्टिकुलर चीजें होती है, ये सब कौन है? ये वही लेफ्टिस्ट लिबरल लॉबी है। कौन से बेसिस पे पलते ये लोग? आप मुझे बताइए, जिस देश में खुशहाली हो, जिस देश में यूनिटी हो, जिस देश का कल्चर मजबूत हो, वहां पे कभी कोई लेफ्टिस्ट पनप पाया है? लेफ्टिस्ट पनपते ही है एक चीज पे, वो है एनार्की। और वो एनार्की करने के लिए वो उनको जो चाहिए वो करेंगे। जी। हिंदू वैसे भी बटे हुए हैं, सिंपल सी बात है। हिंदू वैसे ही बटे हुए, जात में बटे हैं, उसके बाद फिर आपके क्लास में बटे हैं, सब में बटे हैं, सब में बटे हुए। कहते हैं ना हम तो मतलब क्या है कि आपके कुल देवता कौन है, मेरे कुल देवता कौन है, इसके ऊपर भी हम झगड़ा शुरू मैं अभी करेंगे। वही कहना चाह रही थी, हमारे इसमें तो कहते हैं ना कि इतने भगवान अलग है, तो हिंदू सब बटे हुए हैं, हिंदू एक नहीं है। तो जो कुछ भी है, तो ये हिंदू तो बटने ही वाले। तो आपको संभालना है सिर्फ एक वोट बैंक, तो वो वोट बैंक को संभालने के लिए आप किसी भी हद तक गिर सकते हो जी। और उसका आपको अंजाम 2024 इलेक्शन में तो एकदम क्लियरली मिल चुका है। So if these people they go for this appeasement of terrorists for their own vote bank, वो तो इंट्रोस्पेक्ट नहीं करें, बिकॉज वो जो कर रहे हैं वो जानबूझ के कर रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन बाकी लोगों को करना है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि आपको टेररिस्ट को सपोर्ट देने की क्या जरूरत है? आप चलो, आप मुस्लिम्स के अपलिफ्टमेंट की बात करते हो, समझ में आता है, करिए ना बात, करिए, अच्छी बात है, उनको जरूरत है। वो बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो कुछ भी है ठीक है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए आप कुछ करना चाहते हो, कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन इस हद तक अपीजमेंट। और आप मुझे एक बात बताएं, एक सच्चा मुसलमान जो होगा, जो सच्चा मुसलमान है, वो तो धर्म, अपने धर्म के अलावा देश से नफरत तो नहीं करता। नहीं। एक सच्चा मुसलमान, मेरे कितने ही दोस्त हैं विनीत जी, मैं आपको एक बात बताऊं, अब्दुल कलाम जी कौन है? जी, वो भी तो मुसलमान ही थे ना। जी जी। लेकिन उन्होंने जो भारत को कंट्रीब्यूशन दिया है, शायद उतना किसी हिंदू ने दिया होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी तो मुसलमान है। ऐसे कितने मुस्लिम्स है? जी, बराबर है। सबसे पहले मैं आपको यही बात बता रही थी कि ऐसी बात नहीं है, द फाइट इज अगेंस्ट टेररिज्म, नॉट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। एग्जैक्टली। तो जितने मेरे दोस्त हैं ना, वो भी मैंने देखा है कि जब ये रियासी वाला अटैक भी हुआ था, दे वर द फर्स्ट वंस टू पुट इट ऑन द स्टोरी। और कोई भी जो सच्चा मुसलमान है, मुसलमान का क्या डेफिनेशन होता है? मुसल्लम ईमान, मतलब किसी भी परिस्थिति में जिसका ईमान नहीं डगमगाता, वो मुसलमान। मुस्लिम ये वर्ड का मुझे नहीं पता, बट मुसलमान जो बोलते हैं, मुसल्लम ईमान। तो ऐसा अगर जो सच्चा मुसलमान है, और ऐसे कई सारे हैं अपने देश में जी, वो तो अपने देश से नफरत नहीं करते। तो जब आप इन आतंकवादियों का समर्थन करते हो, तो क्या वो आपको एडमायर कर रहे हैं? वो आपको कभी नहीं वोट देने वाले। लेकिन शायद वो पर्टिकुलर जो मुसलमान है, जिनको बेसिकली इतनी जानकारी नहीं है, जिनका खुद का पेट पालना जिनको भारी पड़ रहा है, जिनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मोदी आएगा तुम लोगों को मार डालेगा, मोदी आएगा तुम लोगों के साथ ये करेगा, तो उन लोगों को अपीस करने के लिए इनके ये धंधे चालू होते हैं। जी। तो
भारत का पॉलिटिक्स इतना गलिच्छ लेवल पे उतर चुका है, सच कह रहा हूं। और इस इलेक्शन में हद हो चुकी है हर चीज की। तो बोलते ना कि जैसे शिशुपाल को 100 अपराध माफ थे, भगवान श्री कृष्ण ने उनकी माँ को वचन दिया था कि 100 अपराध तक माफ करूंगा, उसके बाद नहीं। इन्होंने 100 पूरे कर लिए। मैं आपका हिंट समझ रही हूँ, अब आप कहाँ जा रहे हैं। जी, जब हम एक आम आदमी की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के टेररिज्म के बारे में भी जब हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर भारत का एक इनसेपरेबल हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, हम ये भी जानते हैं, और उसके लिए हर हिंदुस्तानी ना मरने को तैयार है, करेक्ट। लेकिन जब रियासी की जैसी वो कुछ घटना हो गई, तो एक्चुअल में देखा जाए तो वो कुछ नहीं कर पाता है, सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट डाल देगा। तो आपके हिसाब से मुझे एक बात बताइए कि टेररिस्ट इंसिडेंट को रोकने के लिए, मैं मानती हूँ इस बात को कि आम इंसान को नहीं पता चलेगा, लेकिन क्या ऐसे मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं, हम सतर्क कैसे रह सकते हैं? सतर्क रहने की चीज रावे जी शुरू होती है जब हम घर से निकलते हैं। उसी वक्त से कोई भी अगर संदेहजनक व्यक्ति, कोई संवाद, कॉन्वर्सेशन, कुछ भी अगर आपके नजर में आए, कान पे आए, तो तुरंत जो कोई भी नजदीकी पुलिस स्टेशन बोलिए, सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनको इन्फॉर्म कीजिए। सोशल मीडिया एक इतनी बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे आप अगर सपोज HMO को टैग करके अगर आप कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है करके आप उनको देते हैं, ईमेल्स है, सब कुछ। और एक बात मैं आपको सच बताता हूँ, PMO, HMO, ये उनके पास आए हुए जो ईमेल्स है, जो उनको टैग किए हुए मैसेजेस है, वो सब कुछ चेक करते हैं। तो ऐसा नहीं कि इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी। और इनफैक्ट मैं आपको एक बात ये भी बताता हूँ कि पंतप्रधान मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, ये उनकी तारीफ में लिखी हुई चीजें नहीं पढ़ते, लेकिन जहां उनकी टीका की गई होगी वो जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें शायद उनको कुछ सजेशंस मिलते हैं। और अगर ऐसे कोई इंफॉर्मेशन है तो वो भी पढ़े जाते हैं। PMO, HMO में इसके लिए स्पेशल ऑफिसर्स बिठाए जाते हैं कि आप खाली इतना ट्रैक करते रहिए। सो राइट फ्रॉम योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से लेके जहां तक हो सके, वी हैव टू बी प्रोएक्टिव। We have to be proactive. Not just be active on social media, but actually be proactive. In fact कैसा है ना कि सोशल मीडिया पे भी आपकी जिम्मेदारी उतनी ही होती है कि आप जो प्रक्षोभक लिखते हो ना, उससे हमारे कॉज को और हमारे देश को नुकसान होता है। उससे आपको इंडिविजुअली फायदा हो सकता है, आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है, आपको रीच मिल सकती है, आपको सब कुछ हो सकता है, लेकिन देश के हिसाब से वो बहुत खराब होता है। ये बात मतलब जब मैं कहता हूं तो मुझे जानबूझ के उसी यही एक पर्टिकुलर कारण है। आप भी एकदम बेधड़क लिखते हैं ना बीकू मात्रे जी। लेकिन मैंने कभी भी हिंदू मुस्लिम्स को इंसाइट करने के लिए कम्युनल करने कभी नहीं। मैंने रैंडमली किसी मुस्लिम को जस्ट बिकॉज ही इज मुस्लिम, आई हैव नेवर टारगेटेड, आई हैव नेवर रेज्ड क्वेश्चंस ऑन मुस्लिम्स जस्ट बिकॉज दे आर मुस्लिम्स। हाँ, अगर कोई मुस्लिम कुछ गलत करता है, कोई गलत प्रथा हो रही है, कोई गलत घटना हुई है, मैं उसको कंडेम करूंगा, मैं डेफिनेटली उसके खिलाफ लिखूंगा, मैं उस घटना के खिलाफ लिखूंगा, उस करने वाले के खिलाफ लिखूंगा, लेकिन मैं सबको उसमें इंक्लूड नहीं करूंगा। सो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं कि भाई आपको पसंद आए ना आए, 18 से 20 करोड़ पॉपुलेशन को छोड़ के आप देश नहीं बना सकते। लेकिन बीकू मात्रे की राजनीति क्या है? मेरी राजनीति सिर्फ इतनी ही है, इधर गेट इन लाइन, इधर फॉल इन लाइन, और अदरवाइज यूर आउट ऑफ लाइन। सबका साथ सबका विकास, 14 to 19, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, 19 to 24। राइट नाउ वापस सबका साथ सबका विकास, मोदी जी के भाषण देखिए। अब वो विश्वास का टाइम गया। अच्छा, 10 साल दिए आपको टू फॉल इन द लाइन, मेन प्रवाह धारा। So this is a direct hint from you. Modi 3.0 is going to be fire. Any anti-national element, उनकी शनि की 7.5 ये 5 साल में है, फिर वो किसी भी फील्ड में हो, फिर वो आपके पत्रकार हो, या फिर वो आपके सो कॉल्ड लेलीज, लेफ्टिस्ट लिबरल्स हो, या फिर किसी भी तरह से एंटी सोशल एलिमेंट्स को सपोर्ट करने वाले लोग हो,
किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये 5 साल देश ध्रुव के राठी के आंतरिक बारे में क्या ख्याल है आपका? ध्रुव राठी, वो जर्मन शेफर्ड, जब तक हमारे पास सो कॉल्ड इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी पे पढ़ने वाले जो लोग हैं, तब तक ऐसे जर्मन शेफर्ड्स भौंकते रहेंगे। सुधरना हमें है कि किसे सुनना है और किसे नहीं सुनना है। बट उसकी तो बहुत फैन फॉलोइंग बहुत है, क्योंकि लोगों को क्या होता है ना कि वहां बैठे बैठे वो एक गॉस्पेल ट्रूथ करके चीज होती है। झूठ को 100 बार चिल्ला चिल्ला के कहो तो 101 भी बार लोगों को सच लगने लगता है। और मोदी जी अगर कभी अगर मुझे मिलने का मौका मिला तो मोदी जी को मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप में अच्छाइयां अनगिनत है, लेकिन आपकी कमी सिर्फ एक है, वो ये है कि आपकी जो टीम है, आपकी जो पार्टी है, वो लोगों तक पहुंचा नहीं पा रही है मैसेज आपका। उनके YouTube से मैसेज आ रहे हैं, WhatsApp पे जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। बीजेपी कहाँ है? बीजेपी अपना मैसेज नहीं पहुंचा पा रही है। अगर पहुंचा पाती तो महाराष्ट्र में ये हालत नहीं होती। महाराष्ट्र की राजनीति तो ऐसे भी मेस्ड अप है, हम इसके बारे में बात करेंगे। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दैट, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। सोशल मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उसमें। हम राजनीति की बात बाजू में रखेंगे, हम वोटर की बात करेंगे, उनके घर की बात करेंगे। महाराष्ट्र में लोग वोट करने निकले ही नहीं है, उसके भी कारण है, हम बात करेंगे इसके लिए, हम दूसरा पॉड करेंगे जरूर, लेकिन जरूर, क्यों, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट जम्मू कश्मीर। ध्रुव राठी जैसे लोगों को काउंटर करने के लिए बीजेपी को अपनी इंफॉर्मेशन जो मशीनरी है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट करनी होगी, जो कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता। जहां जहां हो सके मैंने इस बात पे लिखा है कि भाई थोड़ा अभी और स्पीड बढ़ाओ और अपना क्या बोलते हैं दायरा बढ़ाओ। ये बीजेपी 2014 टू 19, 2014 का इलेक्शन और 2019 का इलेक्शन बीजेपी ने दुनिया को दिखा दिया था कि सोशल मीडिया कैसे यूज होता है। और वही बीजेपी 19 टू 24 के बीच में कहाँ सोशल मीडिया में खो गई पता नहीं, और कांग्रेस और उनकी इकोसिस्टम ने पूरा इलेक्शन सोशल मीडिया पे ले लिया। और सोशल मीडिया मतलब खाली ट्विटर नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट यूट्यूब, व्हाट्सएप, एवरीथिंग। इंस्टा पे किसको टारगेट करना है, यूट्यूब कहाँ कैसे कहाँ तक पहुंचा। उन्होंने राइट ऑडियंस को टारगेट किया है, उन्होंने बहुत राइट ऑडियंस को टारगेट किया है। इनफैक्ट उन्होंने ऑडियंस को अपने हिसाब से राइट ऑडियंस बनाया है। वही चीज है गॉस्पेल ट्रूथ। 100 बार झूठ बोलो, मैं कोई एक्शन लिया जाएगा? मैंने बोला ना 100 अपराध हो चुके हैं, अपराधों का घड़ा भर चुका है। सुदर्शन चक्र कभी भी निकलेगा। मेरे हिसाब से 26 तारीख को लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन नहीं रहा है ना इंडिया में। वो नहीं आएगा तो क्या हुआ? तरीके बहुत होते, तरीके बहुत होते जिसके थ्रू उसके वीडियोस पहुंचे है, उनको भी तो टारगेट किया जा सकता है। और सेकेंडली उसके व्यूज जब बढ़ते हैं तब ट्रैक्शन मिलता है। वो व्यूज कहाँ से हो रहे हैं? वो तो बॉट अकाउंट से, वो तो बॉट अकाउंट से, उसमें से कितने सारे बॉट अकाउंट्स है। तो वो बॉट अकाउंट्स को कैसे टारगेट करना है, क्या करना है। और जहां तक मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली है वो सुन के मैं बहुत खुश हुआ था। अश्विनी वैष्णव जी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है। ये बार ऐसे मुझे बताया गया है कि I&B मिनिस्ट्री इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। इसके पहले बीजेपी की प्रॉब्लम एक ही है, बहुत गुड बॉय बनने का शौक है उनको। छोड़ देते हैं, गुड बॉय बनते हैं ना, सबके साथ अच्छा है, क्यों किसी को नाराज करने का। अब वक्त आ गया है खुद को नाराज नहीं होना है, तो दूसरों को सबक सिखाना है। एंड ऐसा एक इंफॉर्मेशन मतलब इंटीमेशन मिले कि I&B इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन दैट। सो आई एम वेटिंग। अगर हुआ तो अच्छी बात है। विनीत जी, एक आखिरी सवाल जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मोदी जी को जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी प्रेज़ किया गया, उनकी लीडरशिप को काफ़ी प्रेज़ किया गया, तो अब आप इनके टेन्योर में क्या डेवलपमेंट देखते हैं जो कश्मीर में होगी? कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रही है, सबसे पहली चीज़ बिकॉज ऑफ दैट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, उसकी वजह से अब बाहर से इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आने लगी है। नॉट ओनली फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑफ भारत बट एज वेल एज फ्रॉम इंटरनेशनल लेवल। सेकेंडली मोदी जी का जो टारगेट है वो हिसाब से उन्हें कश्मीर में लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट बहुत चाहिए, और इसके लिए मेजर इन्वेस्टमेंट UAE और सऊदी से आ रही है।
तो बिकॉज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रही है. एट द सेम टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अमेजिंग स्पीड पे चल रही है, विच इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प ओनली द लोकलाइट्स बट ऑल्सो टू द सिक्योरिटी फोर्सेस. कि ऐसी बात है लिटरली कि जहाँ पे बॉर्डर जाने के लिए पहले 20 घंटे लगते थे, आज वो डिस्टेंस 4 घंटे पे आ चुका है. ऑल वेदर रोड्स बन रहे हैं, ऑल वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है. सो बिकॉज ऑफ दैट ओवरऑल यू कैन से कि आज उधर के कश्मीरी को वहाँ पे खुद अपने एम्प्लॉयमेंट से पैसे कमाने का मौका मिल रहा है. सो एक नया कश्मीर बन रहा है. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि इकोनॉमिक problem was a basic problem of Kashmir than radicalization. People were getting radicalized because they were getting paid for that, and they were accepting that money because they didn't have any other choice. तो आज जब वो दूसरा चॉइस उनको दिया जा रहा है, तो डेफिनेटली दैट इज हेल्पिंग आउट द लोकल कश्मीराइट्स. जी, क्योंकि ये चॉइस ही नहीं था ना इलेक्ट्रिसिटी थी, कुछ नहीं, ना रोडवेज था, कुछ नहीं था. अब डेवलपमेंट लोग देख रहे हैं. करगिल के लास्ट के गांव में अब बिजली भी पहुंची है और नल से जल भी पहुंचा है. तो आप सोच सकते हैं कि उधर के लोगों के वहां पे मतलब क्या उनकी रिएक्शन होगी. वो वोट्स में कन्वर्ट होती है नहीं होती है, दैट्स अ नेक्स्ट इशू. अगर वोट्स के लिए ही सब कुछ अगर करना होता तो मोदी जी को इतना काम करने की जरूरत नहीं थी. फिर उन्होंने इधर सिर्फ आतंक मचा लिया होता तो भी चल जाता. हिंदू खुश होते, वाह 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 हमारे हिसाब से हिंदू नेता आ गया. लेकिन आपका पेट खाली का खाली रहता. तो उन्होंने आपको जो कुछ भी डेवलपमेंट दी है वो आपके घर तक पहुंची है. एंड दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट इन लास्ट 5 years सिंस एब्रोगेशन. तो ये जो पर्टिकुलर चीज है कि लॉजिस्टिक्स से लेके अप टू एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके अप टू डिफेंस, these are the main achievements. And secondly, getting these benefits reach to the household, that is what is more important, जो वो हिसाब से काफी हद तक मोदी जी ने सक्सेसफुल रहे हैं. करेक्ट. तो इट्स नॉट अबाउट वोट, इट्स अबाउट बेसिक चीजें लोगों तक पहुंचे, उनको सुविधा हो पाए. तो ये जो डिक्टेटरशिप का नारा उठाते हैं सब लोग, स्पेशली जब हम ध्रुव राठी की बात करते हैं, मैं चाहता हूँ एक बार, देखा है, मैं चाहता हूँ कि एक बार मोदी जी सचमुच एक महीने के लिए सही जब डिक्टेटरशिप क्या होती है बताए. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट. जिस आदमी, अगर किसी पे मीम बनाई जाती है तो उसके लिए एफआईआर करने वाले पॉलिटिशियन हमारे पास है. करेक्ट जी. मैं सच्ची बोलता हूँ, जब भी मुझे ट्विटर पे लिखना होता है बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आपको अपोजिशन ने जेल में भी डाल दिया था. हाँ वो सब हुआ था. ये 4 स्टेट्स का जब मैं लिखता हूँ ना, मैं पोस्ट करने के पहले वो जो मैंने लिखा है कम से कम 4-5 बार चेक करता हूँ कि भाई कब कहाँ से वरना बुलावा आ जाए, पर भरोसा नहीं. जी. जो आपने बोला वो भी हुआ था, केस हो गई थी, सब हो गया था. इलेक्शन से दूर रखा गया था. हाँ 2 राउंड्स, 20 और 25th. ये 2 इलेक्शन के पहले मैं कुछ ज्यादा सोशल मीडिया पे कर नहीं पाया क्योंकि 18 को ही मुझे अरेस्ट कर लिया गया था. जी. सो एनीवेज, अगर सपोज आपको सपोर्ट मिला, बहुत हद से ज्यादा, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज्यादा. एक्चुअली मतलब ऐसा था कि कर्नाटका में आई डिडंट नो सिंगल पर्सन. जहां मुझे अरेस्ट करके लेके गए थे बेंगलुरु में, आई डिडंट नो ए सिंगल पर्सन. अगर आप लोगों को बताना चाहें ऑडियंस को कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया था. हुआ ये था कि एक पोस्ट मैंने की थी जिसमें मैंने कांग्रेस मैनिफेस्टो को एक्सपोज किया था. और कर्नाटका सरकार ने उसे सेक्शन 193 एंड आईटी सेक्शन 66 के अंडर उसके ऊपर केस की कि इनसाइटिंग द कम्युनल डिसहार्मनी बिटवीन 2 रिलीजन्स वगैरह वगैरह. तो वो हिसाब से उन्होंने केस फाइल की थी. अल्टीमेटली इट वाज लाइक वी कैन से अ पॉलिटिकल केस बिकॉज राइट नाउ कर्नाटका हाई कोर्ट हैज ऑलरेडी स्टेड द केस. सो I won't go into further details because matter is sub judice. But जिस तरीके से मदद बीजेपी की तरफ से आई थी, and that also when I am not a BJP primary member. I am still not yet a BJP primary member. I am not in BJP IT cell as people think. जो मैं लिखता हूँ मैं मेरे हिसाब से लिखता हूँ. जी. लेकिन केंद्रीय लीडरशिप से लेके स्टेट लीडरशिप तक जो मदद मिली थी that was amazing. ये सब मुझे बाद में बाहर आने के बाद पता चला. स्मृति जी ने पहले शुरुआत की, स्मृति ईरानी जी ने उसके ऊपर ट्वीट किया, फिर उन्होंने तेजस्वी सूर्या जी को कांटेक्ट किया, यहाँ तक कि हमारी फिनेंस मिनिस्टर ने भी
सपोर्ट किया इन द सेंस कि शी एज पर हर पोजीशन वो ओपनली बाहर नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी उन्होंने भी बिहाइंड द कर्टन थ्रू तेजस्वी जी वो सब कुछ किया। देन शहजाद पूनावाला, अमित मालवीय जी, प्रहलाद जोशी, देन देयर आर सो मेनी लीडर्स, विनोद तावड़े जी, तो लाइक देयर आर सो मेनी लीडर्स जिन्होंने सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ आवाज उठाई। ऑन द ग्राउंड उन्होंने सब मदद ला के देने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि मतलब जो मुझे खबर मिली थी कि महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो देवेंद्र फडणवीस जी है, गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी, एवरीवन हैड कोऑर्डिनेटेड देयर एफर्ट्स। एंड कर्नाटका में जब मुझे इंटरिम बेल मिली, उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे। एक शर्ट एक पैंट जो मैं सैटरडे पहन के निकला था वही ट्यूसडे तक पहन के था, बिकॉज बाकी और कुछ था ही नहीं। मेरा डेबिट कार्ड तक उधर कुछ प्रॉब्लम हुई आपको वहां पर? मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा डेबिट कार्ड तक मेरे पास नहीं था, ना पैसे, ना एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े, ना रहने खाने ठिकाने का कोई बंदोबस्त। कर्नाटका बीजेपी स्टेट यूनिट ने रहने के बंदोबस्त से लेके नाश्ता, खाना, डिनर, कपड़े, यहाँ तक कि मेरा रेगुलर बेल होने के बाद कर्नाटका से गोवा के बस का टिकट, ये सब कुछ वहाँ के लोकल यूनिट ने किया। तो ये जो पर्टिकुलर प्यार होता है ना, वो वही प्यार। अभी देखिए, उन्होंने ये सोच के नहीं किया कि विनीत वोट नहीं कर पा रहा है, मुंबई का है, उसका तो वोटिंग हो चुका है, जाने दो। उन्होंने वोट के हिसाब से मदद नहीं की, उन्होंने ये हिसाब से मदद की कि नहीं, अगर ये आदमी सही है तो हमें मदद करनी है। तो वही चीज मोदी जी की हर आम आदमी के लिए होती है कि हमें ये उसको देना है, वो वोट देगा नहीं देगा ये उसकी मर्जी है, लेकिन हमें ये देना है क्योंकि ये उस तक आज तक पहुंचानी है सिंस इंडिपेंडेंस। Absolutely. आप सोचे जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स आज उन तक पहुंच रहे, टॉयलेट से लेके जल, नल से जल, भाई 70 इयर्स हो चुके हैं यार, 1947 से, और हम उन्हें 2024 में पहुंचा रहे हैं या 2014 के बाद दे रहे हैं। तो इतने साल क्या, इफ यू कैनॉट गिव राइट टू लिव टू समवन, then what kind of governance are you running? So this is the main। तो कश्मीर में हमें वोट मिलेंगे, कितने मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, लेट टाइम डिसाइड। लेकिन एक बात सही है कि नियत साफ तो सब मुमकिन, तो सब कुछ ठीक है। जी। तो थैंक यू विनीत जी, थैंक यू अगेन कि आपने ये जो अभी इतना मुद्दा चल रहा है जम्मू कश्मीर के ऊपर, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने आप आए और आपने हमें गाइड किया और इनसाइट्स दिए और अपने व्यूज शेयर किए। आई थिंक ऑडियंस को ये कॉन्वर्जेशन ज़रूर अच्छा लगा होगा, एंड तक आई होप आपने ज़रूर देखा होगा। और आपके जो भी कमेंट्स है, जो भी आपको लगता है इस विषय पे, आप जो भी आपके व्यूज़ है, आप कमेंट्स में हमें ज़रूर शेयर करें। विनीत जी को आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग करते ही होंगे, इन्हें भीखू मात्रे के नाम से जानते हैं और इन्हें फॉलो करते हैं। फॉर मोर अपडेट्स कीप फॉलोइंग राव्या साडा पॉडकास्ट, ज़रूर देखते रहिए, अपने व्यू शेयर करें। नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको किसके साथ देखना है वो भी हमें बताइए, और स्टे ट्यून, हम एक और पॉडकास्ट विनीत जी के साथ लेके आएंगे अगली बार ऑन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। थैंक यू अगेन। थैंक यू।